फ्यूचर विजन में ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि कोरोना की वजह से ना थोड़े से मसाइल तालीमी निज़ाम के ऊपर आए हैं और हमें जो है ऑनलाइन क्लासेस से ना ऑफलाइन की तरफ मूव कर ऑफलाइन क्लासेस से ना ऑनलाइन की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो पूरी कोशिश करेंगे बच्चों, आपके जो भी मसाइल हैं आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तो आपके जो मसाइल आपको डेली लेक्चर आ रहे हैं उनको हम कंपनसेट करेंगे। साथ साथ आपकी जो क्यूरीज हैं, नो डाउट के जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनमें लर्निंग का जो लेवल है वो होता है, ऑनलाइन में और होता है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी हम आपको इस तरह क्लास के अंदर एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है, आप फील करेंगे जैसे हम क्लास के अंदर फिजिकली मौजूद है, उसी अंदाज में आपको पढ़ाया जाए, उसी अंदाज में आपको सिखाया जाए। और फिर भी इसके मुताबिक जो आपके क्वेश्चंस होंगे तो आपके लिए वो ग्रुप बना दिया गया है 10 गर्ल्स के नाम से। तो आप उसके अंदर अपनी क्यूरीज जो हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने वॉइस मैसेजेस की सूरत में या आप अपना वैसे टेक्सुअल फॉर्म में जो है वो सेंड करें, तो रेलेवेंट टीचर्स जो हैं वो आपको उसके आंसर देंगे। अच्छा, जनरल साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, चैप्टर नंबर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमने चैप्टर नंबर 9 का आगाज किया था और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से आप लोगों का सिलेबस भी स्मार्ट कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो हम उसी को टू द पॉइंट जो है वो बातें करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है जनरल साइंस 10th क्लास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का नाम है, और उसमें जो सबसे प्राइमरी चीज दी गई है, सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दी गई है वो है सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ऐसी मशीन्स को कहा जाता है, ऐसी एशिया को बोलते हैं जिसमें करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि कंप्यूटर है या इसी तरह जो है हमारे पास टीवी है, एलसीडीज हैं, एलईडीज हैं, लैपटॉप्स हैं। तो अगर हम देखें तो सप्लाई में तो इनको 220 वोल्ट दिए जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आ रही है इसमें 220 वोल्टेज लेनी होती है, लेकिन उसका जो मदरबोर्ड है, उसका जो सिस्टम है अंदर, जो सारा लैपटॉप का या टेलीविजन का, वो सारे के सारे जो अंदर सर्किट्स हैं, उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो 220 वोल्टेज पे काम नहीं करते। तो हमें जरूरत पड़ती है उस 220 वोल्ट को जो हमारे घरों में आ रहे हैं, जिसको हमने स्विच के शू की मदद से टीवी को दिए हैं या कंप्यूटर को दिए हैं, उन्हें कम वोल्टेज में चेंज किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, टीवी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे उन्हें लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, लो करंट की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सारे का सारा जो है वो जो स्टडी है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उसके रास्ते की रुकावट को दूर करते हैं या इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा करके उसको अपनी मशीन के कंपैटिबल बनाते हैं, उन सब की स्टडी को बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ करंट, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। It is the study of the flow of current, especially control of the current, controlling the voltage को और करंट को कंट्रोल करने की जो स्टडी है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे अहम मटेरियल यूज किया जाता है, दिस इज सेमीकंडक्टर। उस मटेरियल को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर से पहले हमें कांसेप्ट है कि व्हाट आर कंडक्टर, कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो ये नाम हमने पहले पढ़ा भी है। कंडक्टर उन चीजों को बोलते हैं जिन मटेरियल में से इजीली करंट फ्लो कर जाता है, जैसा कि आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, ये वो मटेरियल है। आयरन है, कॉपर है, मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनियम, जितने भी मेटल्स हैं, दीज आर ऑल वेरी गुड कंडक्टर। ये आसानी से करंट के फ्लो को इजाजत देती हैं, इनमें से इन मटेरियल में से करंट पास हो जाता है।
इन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। जबकि इसके बरक्स में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता, that do not allow the electricity to pass, जो अपने अंदर से करंट गुजरने की इजाजत नहीं देती, these are called non conductor, इन्हें हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं, कंडक्टर्स वो चीजें हैं जो अलाउ करती हैं, अलाउ करंट टू पास, जो करंट को गुजरने की इजाजत देती है। जबकि इंसुलेटर, इसके उलट में इंसुलेटर, these are those substances that are barrier, that stop, that do not conduct electricity, जो करंट को गुजरने की इजाजत नहीं देती, इन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। बहुत सी एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ में आपको पता है, ग्लास, शीशा जिसे कहते हैं, दिस इज अ इंसुलेटर, इसमें से करंट पास नहीं होता। वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, ये तीन वो मटेरियल है जिसमें से करंट पास नहीं होता। कंडक्टर्स क्या हैं? गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये मैंने तीन मटेरियल्स के नाम लिखे, ये आसानी से करंट को गुजरने की इजाजत देती हैं। जो करंट को गुजरने की इजाजत दें वो कंडक्टर, जो रोक ले वो इंसुलेटर। तो क्या ये दोनों चीजें करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकती हैं? हरगिज नहीं। इंसुलेटर तो कभी भी करंट को गुजरने देगा ही नहीं, कंडक्टर तो आसानी से गुजरने देगा। तो कंट्रोल करने के लिए जो मटेरियल यूज होगा, क्या वो कंडक्टर होगा? नो। क्या वो इंसुलेटर होगा? नो। वो क्या होगा? सर वो कोई ऐसी चीज होगी जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के दरमियान में होगी। कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों के दरमियान में हो, जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता हो। और वो चीज क्या है? वो चीज है सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, दीज आर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स ऐसी चीजों को कहा जाता है that allow the electricity to pass to some extent, जो करंट को गुजरने की इजाजत देती हैं, लेकिन एक खास हद तक, एक खास लिमिट तक करंट को गुजरने की इजाजत देती हैं। इन्हें बोल देंगे सेमीकंडक्टर। मैं यहाँ पर नॉन फॉर्मल सी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। सेमीकंडक्टर्स allow the electricity to pass to some extent, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की इजाजत देंगी हद तक, इन्हें सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर की जो बेहतरीन मिसाल है, दिस इज सिलिकॉन, जर्मेनियम। सेकंड एग्जांपल जर्मेनियम, थर्ड एग्जांपल एंटीमनी। तीन एग्जांपल मैंने लिखे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक। ठीक है, ये जो है आर्सेनिक जो है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, दीज आर द फोर एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का ताल्लुक ग्रुप नंबर 4 से, और इनकी वैलेंसी 4 होती है। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर जैसा कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने चारों तरफ इसके शेल्स में मौजूद होते हैं, और ये आगे 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। सिलिकॉन के अगर हम मटेरियल की बात करें तो सिलिकॉन जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने लगा हूं सिलिकॉन की, तो आप देख सकते हैं मैंने दरमियान में सिलिकॉन का वर्ड लिखा है SI। SI इज द सिंबल ऑफ सिलिकॉन।
चारों तरफ 4 डॉट्स लगा दिए, ये चारों डॉट्स शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये चारों डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। अब सिलिकॉन जो है अगर कोई प्योर मटेरियल है तो उसके चारों तरफ भी तो सिलिकॉन के एटम्स ही होंगे ना। ये जो सिलिकॉन है अगर ये प्योर मटेरियल है तो इसके चारों तरफ सिलिकॉन के एटम होंगे। मैं यहाँ पर एक और सिलिकॉन बनाने लगा हूँ तो उसके भी इसी तरह 4 लोब्स होंगे इस तरह से, और उन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो दो नेबर सिलिकॉन होते हैं ना वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ये देखें। इसी तरह इसके जो नीचे सिलिकॉन होगा उस सिलिकॉन में भी इस तरह से 4 बॉन्ड्स बनाए होंगे, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक दिस, ये देखिए। और इसने भी अपना एक सिलिकॉन ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ शेयर किया होगा। इसके साथ जो सिलिकॉन आएगा उस सिलिकॉन के पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसने भी अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को यूं शेयर किया होगा। अगर आप देखेंगे सिलिकॉन के मटेरियल को तो सिलिकॉन जो है अगर तो प्योर स्टेट में है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सिलिकॉन की अगर आप बात करें तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें हर सिलिकॉन साथ वाले सिलिकॉन से जुड़ा है और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने शेयर किया हुआ है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो करंट के फ्लो करने का बायस बनेंगे। तो प्योर सिलिकॉन जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज नहीं कर सकते। प्योर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि सिलिकॉन्स डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से ये अपनी कंडक्शन को ऐसे प्रॉपर्ली नहीं कर सकता जिस तरह की हमें इसकी जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन के अंदर किसी ऐसे मटेरियल्स की मिलावट कर देंगे जिस वजह से सिलिकॉन जो है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाए, या इसकी कोई शेप ऐसी बन जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल जाए फ्लो करने का, ताकि इसमें से करंट पास हो, करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। तो हम क्या करते हैं, जो सिलिकॉन होता है जिसकी वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन की वैलेंसी है 4, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन के अंदर किसी ऐसे मटेरियल की मिलावट कर देते हैं जिसकी वैलेंसी 3 होगी या 5 होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। सिलिकॉन जो कि 4 वैलेंसी रखता है और वो प्योर फॉर्म में इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सके, हम उस सिलिकॉन के अंदर डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग से मुराद एडिशन कर देते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं कोई ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी या तो 3 हो या 5 हो। जब हम उसके अंदर डोपिंग कर देंगे ऐसे एलिमेंट की जिसकी वैलेंसी 3 है या जिसकी वैलेंसी 5 है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो या होल जो है वो जनरेट हो जाते हैं। इसकी हम तफसील इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट हो जाएंगे, अब सिलिकॉन जो है वो एक बहुत अच्छा मटेरियल साबित हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किया जा सके। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। आज हमने जो बातें पढ़ी हैं, आज हमने जो तारुफ पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सबसे पहला सवाल तो ये आ सकता है, व्हाट आर द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? पुट एग्जांपल, मिसाल दें। तो जवाब आया कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन मटेरियल्स को कहा जाता है, ऐसी चीजों को कहा जाता है दैट हैव अ इन बिटवीन कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्शन की एबिलिटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स दोनों के दरमियान में होती। हमें जनरल नॉलेज में मालूम है कंडक्टर्स ऐसी चीजों को कहते हैं दैट अलाउ द करंट टू पास, जिसमें आसानी से करंट गुजर जाता है, लाइक गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है। इसी तरह इंसुलेटर वो चीजें हैं जो करंट को गुजरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती, दैट आर ग्लास, वुड एंड प्लास्टिक्स। असल सवाल क्या है, व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स? सेमी
77। इसकी एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक। सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म जो होती है उनकी, उसमें उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिस वजह से वो इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन का कंट्रोलर साबित नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर यूज की जा सके। इसलिए हम सिलिकॉन जो है उसके अंदर किसी ऐसे एलिमेंट की डोपिंग कर देते हैं जिसकी वैलेंसी 3 होती है या 5 होती है। इन 3 या 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट की एडिशन को डोपिंग कहते हैं, और डोपिंग से उन मटेरियल्स के अंदर एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मदद दें। दूसरा सवाल हमारा, व्हाट इज डोपिंग। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज का हमारा जनरल साइंस का टॉपिक कवर होता है। मजीद इस हवाले से कोई भी मसला है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज की सूरत में अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको उसकी जो है वो भरपूर रहनुमाई की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया था वो हम 6 चैप्टर कर रहे थे, तो वो हमारा 6 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 भी हमने कर लिया था, 2 भी कर लिया था। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 3 में हमारे पास क्या है, हमने HCF और LCM फाइंड करने हैं। आपने 8th क्लास में भी वो पहले पढ़े हुए हैं कि LCM फाइंड, और छोटी क्लासों में भी पढ़े हुए हैं LCM और HCF। LCM और HCF हमारे पास क्या थे, HCF मीन दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो LCM था वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास जो फाइंड करना होता था। हमारे पास उसके फाइंड करने के 2 तरीके होते थे हर एक को फाइंड करने के। जैसे हम LCM फाइंड करते थे तो 2 तरीके होते थे, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। और इसी तरीके से HCF को भी फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके होते थे। एक तरीका होता था बाय डिवीजन मेथड, और एक दूसरा तरीका होता था हमारे पास HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरीके से आज हम जो फर्स्ट तरीका जो करने जा रहे हैं, उसका जो फर्स्ट हमारे पास है तरीका कर रहे हैं, वो हमारे पास हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड करने जा रहे हैं, HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3.1 एक्सरसाइज है। इसके जो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो हमारे पास हम देख लेते हैं, उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और हम आप देख लें उसमें से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो 1, उसके बाद पार्ट 11, पार्ट 15, और उसके बाद हमारे पास जो होमवर्क में है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, 1, 11, 15, 2, 5, 7 और 12। ये हमने स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन करने हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ABXY, A स्क्वायर BC। हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमारे पास HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हम जो मेथड से हम करते थे हमारे पास, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास, मैं एग्जांपल दे देता हूं एक सिंपली कि हमारे पास एक नंबर 4 होता था और एक नंबर फॉर एग्जांपल 6 है। तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, 4 के फैक्टर्स बन गए 2 और 2, और 6 के फैक्टर इस तरीके से बन गए 2 और 3। इस तरीके से रख के बना लेते थे इसको 4, 2 से ऐसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरीके से 6 के फैक्टर हम बनाएंगे तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये फैक्टर मैंने बना के इसके लिख लिए। अब हमारे पास नंबर्स में क्या होता था कि नंबर में तो हम ऐसे करते थे, जो नंबर दोनों में से कॉमन आ रहे हैं वो नंबर हम HCF में पहले हम लिखते थे कॉमन फैक्टर जो उसमें से आ जाते थे वो हमारे पास क्या आ जाता था, HCF आ जाता था। इसी तरीके से जिस तरीके से ये हमने किया था कॉमन फैक्टर लेकर यहां पर लिखते थे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ रहे हैं, which is equal to 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे 2 भी सिंपल आ रहा है और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पे हमारे पास ये HCF आ जाएगा। इसका जो कॉमन फैक्टर होते हैं हमारे पास वो क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। तो HCF में तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। जब हमारे पास आप यहां पर नंबर्स नहीं, अब हमारे पास क्या है, यहां पर टर्म्स दी हुई है जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स फॉर्म में दी हुई है, तो उसको हम क्या करते इस तरीके से करेंगे। अब हम इसको फर्स्ट वाले में लेते हैं ABXY
इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिख लें a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई x एंड मल्टीप्लाई डॉट्स लगा रहे हैं मल्टीप्लाई की जगह पर एंड y एंड सेकेंडली आपका जो दूसरी टर्म दी हुई है वो हमारे पास है a स्क्वायर bc। तो a स्क्वायर को आप रिपीट कर लें a डॉट a की पावर 1 एक दफा, सेकेंडली हमारे पास दूसरी दफा फिर दोबारा a लिख दिया मैंने, रिपीट कर दिया उसको एंड b डॉट c। अब हमने इसके अंदर इन दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं इन दोनों के अंदर हम देखेंगे कि कौन से जो हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं इसके अंदर से। जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं उसको हम कॉमन फैक्टर्स के अंदर लिख लेंगे, फिर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ कर देंगे। अब हमारे पास यहां से हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। अब हमारे पास यहां से कॉमन कौन सा है, एक तो ये ए आर है, ठीक है। अगेन हमने इधर देखा इधर ए है लेकिन उधर और कोई भी ए नहीं है। अब इस तरीके से आगे पीछे जो तरतीब उसकी हो सकती है आपने वहां से देख लेना अच्छे से। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप चेक कर रहे हैं नीचे वाले को तो ए यहां से ए मैच हो गया। अब हमारे पास ए इसमें है लेकिन उसमें ए नहीं है, कहीं पे भी ए नहीं है, तो आपका ए वहां से मैच नहीं हो रहा। बी जो है इसमें है और इसमें भी ये मैच हो रहा है, यहां से ये कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से सी को देखा हमने, सी इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है कहीं पर भी, तो ये हमारा कॉमन नहीं आएगा। इस तरीके से एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वाई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो कॉमन आ रहे थे हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास a डॉट b, डॉट मीन है यहां पे मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट यूज कर रहे हैं। a डॉट b हम इसको a b ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं, HCF। ये हमारा आ जाएगा HCF, HCF इज इक्वल टू a b इसका आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है इसका, उसको हम लिखते हैं क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास इसका। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को लिख लेते हैं 6pqr, 6pqr। इसके आगे हम फैक्टर्स बना के लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास 6 के फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट आ रहा होगा यहां पर जो नंबर आ रहे होंगे उनको आपने सिंपली फैक्टराइज कर लेना, जैसे इस तरीके से मैंने एग्जांपल में 4 को और 6 को फैक्टराइज किया होगा। इसी तरीके से जो 6 आ रहा है उसको फैक्टराइज करेंगे आप तो 2 और 3 बन जाएंगे इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और p डॉट p ऐसे लगा के डॉट q ऐसे लिख दें और डॉट r ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद जब हमने 15qr इसको करना है 15qrs इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बनाने हैं, 15 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं 15 के फैक्टर्स अगर आप बनाएंगे तो 2 पे नहीं जाता, ये वाला पहले 3 पे जाएगा, 3 5 are 15 एंड फिर 5 अगेन 1 are 5, तो 3 एंड 5 इसके फैक्टर्स बन गए। हम क्या करेंगे यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 15 हो जाएगा। उसके बाद q डॉट r डॉट s। अब इसके अंदर से हमने देख रहे हैं कि इसके अंदर से हमारे पास फैक्टर कॉमन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। उसको हमने क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। जैसे हमारे पास ये 3 वाला कॉमन आ रहा है, उसके बाद अगर हमने 5 को देखा तो 5 कॉमन नहीं आ रहा था। उसके बाद q जो है हमारे पास q इसमें कॉमन आ रहा है, उसके बाद r कॉमन आ रहा है। तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने अलग से यहां पर लिख लेना, मेंशन कर लेना कि ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। यहां पर आप हेडिंग देंगे कॉमन फैक्टर्स, विजिबल। अब हमारे पास कौन से कॉमन फैक्टर हैं, 3 डॉट q, 3 भी कॉमन है, q भी कॉमन है और r भी कॉमन है। ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3qr, 3qr। तो ये आपका क्या आ जाएगा, HCF, ठीक है बच्चों। तो ये आपने इस तरीके से इसको कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पार्ट है 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। थ्री एक्स रेज़ टू पावर 5 वाई स्क्वायर 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर
एंड 15x⁻³ इसमें हमारे पास अब क्या हो गया, तीन टर्म्स आ गई। पहले हमारे पास क्या आ रही थी, दो टर्म्स आ रही थी, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म थी। अब तीन टर्म्स है हमारे पास, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो अब तीन टर्म्स आ गई। तो अब हमने जब एचसीएफ लेना तो हमने देखना ये है कि जो तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा होगा, जो तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो हमने इसके अंदर से उसी तरीके से फैक्टर्स बनाने का तरीका वही है हमारे पास, 3x⁻5y²। इसके फैक्टर्स बनाएंगे 3.x.x.x, x को 5 टाइम्स लीजिए आप डॉट लगा के, 5 टाइम्स हो गया। अब हमारे पास y को 2 टाइम्स लीजिए, ये इस तरीके से आपने उसको लिख लिया। अब हमारे पास 12 है, जैसे 12x²y⁴। अब हमने क्या करना है, 12 के फैक्टर्स हमारे पास बना लेते हैं। 12 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 12 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। सबसे पहले हमें छोटे टेबल पे करना होता है, उसके बाद जो है अगर अगेन छोटे पे नहीं हो रहा तो फिर बड़े टेबल पे करते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना है, डायरेक्टली 6 पे नहीं करते हैं, फिर आपको वहां से पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉमन आपने फैक्टर लेना और कौन सा नहीं लेना। तो बाद दफा वो आपकी जो है वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। तो आपने यहां से तरतीब से करना है इसको, 2.2.3 इस तरीके से मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं आप डॉट्स की जगह पर यहां पर। उसके बाद x².x.x 2 टाइम्स x है तो हमारे पास हमने x के 2 टाइम्स लिख दिया, उसको y 4 टाइम्स है तो हमने उसको डॉट्स लगा के y.y.y.y इस तरीके से उसको हमने लिख लिया। थर्ड वैल्यू हमारे पास जो थी वो 15, उसको भी लिख लें 15x⁻³ अब हमारे पास क्या है, 15 के फैक्टर्स बना रहे हैं हमने। 15 के फैक्टर हमने पहले भी बनाए थे, अगेन बनाते हैं 3 2 are 3 5 are 15, 5 1 are 5। तो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं 3.5 3.5 इस तरीके से 15 का हो गया हमारे पास x⁻³ है तो x.x.x 3 टाइम्स x लिख दिया हमने। इसी तरीके से y 2 टाइम्स है तो हमने क्या लिख दिया y.y लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहां पर कॉमन फैक्टर्स लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं इसमें से देखते हैं हम। इसमें 3 है, सबसे पहले इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये हमारे पास 3 जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर से। सेकेंडली हमारे पास यहां पे क्या है, 5 है। 5 हमने इधर देखा, यहां पर किसी में भी 5 नहीं है, दूसरे दो में किसी में भी 5 नहीं है, तो 5 जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। इसी तरीके से x जो है ये यहां से x एक ये वाला कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन x कॉमन आ जाएगा। उसमें देखें इसमें भी x है लेकिन इसमें भी x है, लेकिन दरमियान वाले में जो है ना वो x नहीं है, तो अब x जो है वो कॉमन नहीं आ सकता। हमने वो वाला डिजिट कॉमन लेना है या वो वाला एलिमेंट कॉमन लेना है जो तीनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो तीनों के अंदर आ रहा है। तो आपने ये x कॉमन नहीं ले सकते यहां से। अब y की बात अगर हम करते हैं तो y यहां से देखें ये y कॉमन आ गया, अगेन यहां से एक y ये वाला कॉमन आ गया। अब देखिए इसमें y बच गए हैं लेकिन ये इसमें y और x का नहीं बचे और इसमें भी नहीं। इसी तरीके से इसमें x ये सिंगल बच गया और ये यहां पर 2 2 बचे हुए हैं, यहां पर 2 और किसी में भी नहीं है। तो जो जो कॉमन आते थे वो हमने यहां पर लिख लेने हैं। 3 यहां से 3 कॉमन आ रहा था, उसके बाद x.x.y.y जो जो कॉमन आ रहे थे वो हमने तरतीब से ये दरमियान में डॉट लगाकर मतलब मल्टीप्लाई यहां पर ये मीन दैट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 1 टाइम्स है तो 3 आ गया, x 2 टाइम्स है तो x की पावर 2 x⁻²। अब हमारे पास इसी तरीके से y 2 टाइम्स है तो y⁻²। ये आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी आपके पास 2 टर्म्स दी गई हो, 3 टर्म्स दी गई हो, तो आपने क्या करना है, जितनी भी टर्म्स दी गई हो उनको इसी तरीके से उसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद उसके अंदर से जो जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स को लिख लेना। उसके बाद वो आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी एचसीएफ लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर आप कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा बेहतर रह जाएगा कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से उसमें से कॉमन आ रहे हैं। तो पहले आप लिख लेते
बाद क्या लिख देते हैं HCF उसको लिख देते हैं। अब हमारे पास इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। टू टर्म्स है लेकिन हमारे पास अब वो एक इक्वेशन फॉर्म में आ गई है। जैसे हमारे पास इक्वेशन दी होती है, पॉलिनोमियल्स दी होती है, उस फॉर्म में आ गई है। तो उसको फैक्टर बनाने के लिए जैसे हमने पहले जो एक्सरसाइज में जो हमने इसके फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइजें की थी, तो हम क्या कर लेते थे, जो भी पॉलिनोमियल दी होती थी उसको हम क्या कर लेते थे, उसके फैक्टर्स बना लेते थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे और इसके भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे। वो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन उसकी जिस तरीके से आपसे होती है आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो इनमें से जो कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे उनको हम लिख लेंगे। वो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, उसका HCF होगा। तो अब हम इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट जो है हमारे पास है पॉलिनोमियल, उसको मैं लिख लेता हूं x raised to power 3 और ये हमारे पास 64 है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूं x raised to power 3 plus 4 raised to power 3, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 16 हो जाता है और 16 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64 आएगा। मीन दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 4 4 का 16, 4 16 का 64। तो 3 टाइम्स अगर 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो ये हमारे पास बन रहा है, फार्मूला बन रहा है AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ। तो वो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। वो फार्मूला क्या था, पहले मैं यहां पर फार्मूला मेंशन कर देता हूं। हमारे पास क्या था, AQ प्लस BQ। वो फार्मूला था हमारे पास A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। यहां पर जस्ट माइनस आता है, यहां पर माइनस था। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब हमारे पास A की जगह पर हमारे पास x है और B की जगह पर हमारे पास 4 है। इस बात का जस्ट आपने क्या करना है, तो यहां पर मैं इसके फैक्टर्स लिखना हूं A प्लस B, तो मतलब x प्लस 4, x प्लस 4। नेक्स्ट हमारे पास A स्क्वायर, तो मीन दैट x स्क्वायर माइनस AB, तो x एंड 4 और उसके बाद प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर मीन दैट 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास किस तरीके से आ गया, A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने इसका यूज किया। यहाँ पर इसको आप इस तरीके से इंट देकर परिणाम में लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स मान गए। इसको अगर मजीद सिंपलीफाई करना चाहें तो x रेज़ टू पावर 4 x प्लस 4 इंटू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 स्क्वायर, जो हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे इसको लिखिए। अब हमारे पास इसके फैक्टर बनाए अभी तक हमने, ठीक है। सेकेंडली आप जो दूसरी टर्म हमारे पास दी गई है उसके फैक्टर बनाने, x स्क्वायर माइनस 16। उसके फैक्टर बनाने के लिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 रेज़ टू पावर 2। 16 हमारे पास 16 को हमने लिया 4 रेज़ टू पावर 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आएगा, 16। यहां से हम इसको देखते हैं, इसको देखेंगे तो हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 4 एंड इनटू x माइनस 4। इसको साथ हिंट भी दे दें यहां पर कि कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस b एंड a माइनस b। ये हमने फार्मूला जो है इसके ऊपर यूज किया यहां पर, ये आपने साथ उसका हिंट दे दिया। अब इस जो सेकंड वाली टर्म थे उसके फैक्टर्स दिए तो बन गए, और जो फर्स्ट वाली टर्म थी ये वाली, ये फर्स्ट टर्म है, इसके फैक्टर्स दिए दो बन गए। अब इन दोनों के अंदर से अगर हम देखें, इन दो फैक्टर्स में से और इन दो फैक्टर्स में से, इनमें से देखें कि कॉमन कौन सा है। तो जब हम देखते हैं कॉमन कौन सा है तो x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। यहां पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स
वो हमारे पास कौन सा है? कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ रहा है x प्लस 4। तो x प्लस 4 जो हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ गया, तो कॉमन फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं? HCF। तो अब हम उसको लिख देंगे HCF। अब हमारा HCF जो है वो कॉमन फैक्टर वाला आ जाएगा HCF which is equal to x plus 4। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ये है x plus 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 देख लेते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारे पास है x के स्क्वायर 3 प्लस 1 एंड थर्ड टर्म हमारे पास है 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा आपको लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी आपने क्या कर लेना है? इन तीनों टर्म्स के क्या कर लेना है? थोड़े से पहले फैक्टर फाइंड कर लेंगे। जब फैक्टर फाइंड हो जाएंगे तो आपने क्या कर लेना? उनमें से कॉमन ले लेना। जो फैक्टर तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन आपका होगा वो हमारा क्या देगा? HCF वाले। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले टर्म को लिखते हैं, उसके फैक्टर्स लेते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास है 1 माइनस x स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिख दूं 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। दिस इंप्लाइज दैट 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारे पास a माइनस b a प्लस b वाला फार्मूला बन गया। यहां पर नीचे लिख लें इसको 1 प्लस x और एक दफा 1 माइनस x। यहां पे कोई फार्मूला मेंशन कर दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b और इनटू a माइनस b। ये हमारे पास फार्मूला हमने यहां पे यूज किया। अब यहां पर हमने क्या लिख लिया? 1 प्लस x इनटू 1 माइनस x। ये हमारे इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब सेकंड वाले के हमने फैक्टर बना लेंगे x के स्क्वायर 3 प्लस 1। सेकंड वाले के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास ये क्यूब फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला? यहां से अगर हम देखें x क्यूब प्लस 1 क्यूब, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया था a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला, यही फार्मूला यहां पर आपने इस्तेमाल करना है। तो ये कैसे बन जाएगा? x प्लस 1 एक दफा आ जाएगा a प्लस b इनटू a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन दैट x स्क्वायर माइनस ab x इनटू 1 और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो x प्लस 1 और सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास थर्ड टर्म है, ये वाली थर्ड टर्म है। इसको अगर हम देखें तो इसका फार्मूला हमारे पास कैसे बनेगा? इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे? 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप अगर तरतीब देके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से तरतीब देके लिख लिया। अब इसमें से आप देख लेते हैं कि ये इसके फैक्टर्स कैसे बन जाएंगे। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 1। हमने इस तरह की हमारे पास इक्वेशंस दी हुई थी। पीछे हमने जो एक्सरसाइज की थी चैप्टर नंबर 2 किया था, उसके अंदर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस दी थी। हमने उसने कहा था कि इसको फैक्टराइज करें। इसको क्या करें? फैक्टराइज करें। तो हमने उसको थोड़ा सा तरतीब देके हम दरमियान वाली टर्म को जो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, हमने ये दरमियान में 1 बनाना होता है। किस तरीके से? इस वाली टर्म को पहले x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते थे। जो नंबर बन जाता था उसकी हम क्या बना लेते थे? दो फैक्टर्स बना लेते थे। दो फैक्टर इस तरह से बना लेते हैं कि इन दोनों को ऐड करें तो दरमियान वाली टर्म बने और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बने जो हमारे पास फर्स्टली और ये लास्ट वाली टर्म से इसको मल्टीप्लाई करने से बन रही है। जिस तरीके से माइनस 2 बन रहा है, यहाँ से 1 को अगर मल्टीप्लाई करें इस 2 के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है? माइनस 2। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस 2x कॉमन आ रहा है, माइनस 2x कॉमन लेंगे यहाँ से। तो आपका यहाँ से x स्क्वायर था तो यहाँ से एक x बच जाएगा।
कि अब आपने माइनस कॉमन लिया होगा तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगी, वैल्यू जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसी तरीके से प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 ये वाली टर्म बचेगी। अब हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा मजीद इसको सिंपलीफाई जब करेंगे हमारे पास इन दोनों टर्म्स में x प्लस 1 रिपीट हो रही है वैल्यू, x प्लस 1 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसमें से हम क्या करेंगे x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से x प्लस 1 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगी टर्म x प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गई माइनस 2x और प्लस 1। अब ये हमारे पास थर्ड टर्म के इसके हमारे पास बन गए कॉमन फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास हमने क्या करना था, इसके कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स, इन तीनों के फैक्टर्स में से हमने क्या करना था, जो देखना था कि कॉमन कौन सा है। अब फर्स्ट वाले के फैक्टर्स थे ये वाले 1 प्लस x और 1 माइनस x। इसी तरीके से दूसरे के जो दूसरी टर्म थी उसके फैक्टर्स थे हमारे पास x प्लस 1 और x के माइनस x प्लस 1। इसी तरीके से तीसरी के जो फैक्टर्स बन गए x प्लस 1 और जो हमारे पास दूसरा फैक्टर हमारे पास बन गया माइनस 2x प्लस 1, ये तीन फैक्टर्स बन गए। अब आप देखें तो x प्लस 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें 1 प्लस x है, तो इसको आप मजीद इस तरीके से लिख सकते हैं आप x प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस में है वैल्यू, उसको आगे पीछे उसको आप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 माइनस x ही चाहिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 सेकंड वाले में भी है और x प्लस 1 थर्ड वाले में भी है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1, तीनों में से जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो x प्लस 1 है, तो ये आपका HCF आ जाएगा। इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं HCF which is equal to x plus 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, तो ये आपने क्वेश्चंस कर लेने। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की, तो आप वीडियो को पहली बार तो पास करके देखें, उसको स्टॉप कर लें, आप उसको अगेन रिपीट करके देख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपने करना होता है, कोई आपको समझ नहीं आ रही होती, तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे वॉइस मैसेज में आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बाद में हम नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ये कोरोना की वजह से जो क्लासेज है ये ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है जहाँ से हमने सिलेबस छोड़ा था, आज से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो नज़म थी वो मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत वो तो कंप्लीट हो चुकी थी। अब आगे वाली जो नज़म है वो है फातिमा बिन्त अब्दुल्ला। तो आज इस सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पस मंजर क्या है। तो पस मंजर में सबसे पहले ये आएगा कि ये इसका जो राइटर है, इसका जो मुसन्नफ है, इसका जो शायर है वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। उन्होंने एक उम्मत मुस्लिमा की बेटी को फातिमा बिन्त अब्दुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने इस नज़म को लिखा है। और इसका सबसे बड़ा जो मकसद था वो आने वाली नौजवान नस्ल को इसके बारे में बाखबर करना था कि एक नौजवान बेटी का क्या किरदार होना चाहिए अगर वो एक जिहाद में हिस्सा लेने लगे, तो उसको क्या क्या काम सरंजाम देने चाहिए। हालांकि इस्लाम ने औरत को घर की चारदीवारी के लिए मनहूस करार दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो औरत दुनिया के किसी भी शोबे में बहुत अहम किरदार सरंजाम दे सकती है और दुनिया की तरक्की में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी नज़म में पस मंजर जो है, पहले नज़म का नाम देखें।
इस नज़म का नाम है फातिमा बिनते अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला की बेटी जो है वो है। आगे इसके जो शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसका पस मंजर आपको मैं ज़बानी बता देता हूं कि इसके पस मंजर में क्या हुआ था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़म को 1912 में लिखा है और ये अंग्रेजों के शाना बशाना जो चलने वाले लोग थे, यानी इटली जो मुल्क था उसने कोलंबिया पे जो मुसलमानों का मुल्क था उसमें उन्होंने हमला कर दिया था। तो उस वक्त तुर्की में साजो सामान था और इस साजो सामान के न होने की वजह से तुर्की ने उसके साथ मुकाबला किया और इसी जंग में ये फातिमा बिनते अब्दुल्ला भी थी और इन्होंने जख्मियों की मरहम पट्टी भी की और साथ साथ उनको पानी भी पिलाया। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसको खराजे तहसीन पेश किया। इसका पहला शेर देखें। पहला शेर देखें। अब इसके पहले शेर में आप देखें कि फातिमा तो आबरू है उम्मत मरहूम के। मरहूम यहाँ पे मासूम लोगों को तस्वर किया जा रहा है, मरहूम जिन पे रहम किया जाता है, जिन पे आओ सिस्कियां भरी जाती है उसको कहते हैं फातिमा। फातिमा यहाँ पे नदाया कलिमात जो आए हैं अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले जो है वो सवाल का अब देखें कि फातिमा तो आबरू है उम्मते मरहूम के, यानी ये जो उम्मत अब पसमानदा हो चुकी है लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि ये उम्मत जो है फिर औहदे सरैया की बुलंदियों पर पहुंचेगी। अब देखिए आबरू उम्मत का मतलब ये है, आबरू इज्जत को कहते हैं। आबरू इज्जत को कहते हैं, यानी उम्मत मुसलमान की इज्जत, उम्मत मुसलमान की जरा जरा तेरी मशते खाक देखें। इसका मीनिंग जो है वो मट्टी की मसूम का मतलब है गुलामों से पाक। आप देखें कि जरा जरा यानी एक एक जो कतरा है, एक एक जो जरा है वो तेरी जो मट्टी है उसमें वो गुनाहों से पाक है। अब पहले शेर में फातिमा बिनते असद को खराजे तहसीन पेश करते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि तेरी जो
देखें कि जरा जरा तेरी मशते खाक का मसूम, यानी ये जो मिट्टी है, जिस मिट्टी से तुझे बनाया गया है वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है। इस पहले शेर में हमें यही पता चलता है कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला जो है वो उम्मत मुस्लिमा की आबरू है, उनकी इज्जत है, क्योंकि एक बेटी जो होती है वो उम्मत मुस्लिमा की इज्जत तस्वर की जाती है। और इसी को खराज तहसीन पेश करते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहता है कि बिनते अब्दुल्ला, जिस मिट्टी से तुझे बनाया गया है वो बिल्कुल गुनाहों से पाक और बिल्कुल मासूम है। आगे दूसरे शेर की तरफ हम आते हैं। अब दूसरे शेर में आप देखें बेटा के अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो उम्मत मुस्लिमा की बेटी को खराज तहसीन पेश करते हुए हमें यह बताना चाहते कि सादत कहते खुश भक्ति, खुश भक्ति, खुश भक्ति को कहते हैं सादत। पूरे सहराई कहते हैं सहरा की पूर। कि हुरगाजियां कहते हैं जो मैदान जंग में जिहाद करने वाले जो उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, जो सिपाही हैं, उनको गाजियां कहते हैं। सिकाई कहते हैं पानी पिलाना। शिकायत कहते पानी पिलाना तेरी किस्मत में थी। आप देखिएगा, अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं कि ये सादत कहते हैं कि ये तेरी खुश भक्ति थी, तेरी खुश किस्मती थी कि हुरे सहरा, तुझे हुरे सहराई का लक़ब दिया गया। तुझे खिताब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तुझे खराज तहसीन पेश करते हुए हुरा की सहरा की पूर तुझे करार दिया है। आप देखें कि तेरी किस्मत में थी और ये लक़ब जो तुझे दिया गया है ये तेरी किस्मत में था, क्योंकि तूने वो काम सर अंजाम दिया है जो किसी आम इंसान के लिए बस की बात नहीं है। और दूसरे शेर में आप देखें कि गाजियां दे की सका तेरी किस्मत में थी, यानी जो वहां के फौज के सिपाही थे, जो उम्मत मुस्लिमा के सिपाही थे, उनको पानी पिलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आप साथ साथ तमादारी करते रहे और साथ साथ जो गाजियान मुसलमान थे उनको पानी पिलाते रहे। बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाली आप फातिमा बिनते अब्दुल्ला ही है। और ये जो खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मत मुस्लिमा की बेटी को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो खराज तहसीन पेश किया वो इसी जुमले में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा काम है कि एक तरफ से तीरों की बारिश हो रही हो, एक तरफ से गोला बमबारी हो रही हो और दूसरी तरफ से एक मटका उठाए हुए पानी लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त फातिमा बिनते अब्दुल्ला की जो उम्र थी वो 14 साल थी। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है।
शेर नंबर 3 में देखें कि ये जहाज अल्लाह के रास्ते में बेतेगो सफर, ये जहाज अल्लाह के रास्ते में बेतैग, बेतैगो सुपर। अगर दूसरा दूसरा इसका लिखा है जसारत, जसारत आफरीन शौके शहादत किस कदर। अब देखिए मोहम्मद इकबाल हमें तीसरे शेर में फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराजे तहसीन उम्मत मुस्लिमा की बेटी को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि ये सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो माना है, जो मुश्किल अल्फाज उनके माना तो बेतेग कहते हैं बगैर तलवार के लड़ना, बगैर तलवार के लड़ना। जसारत आफरीन का मतलब ये है काबिल तारीफ कोशिश। अब इसमें दो ही मुश्किल माना अल्फाज है जिनके माना मैंने नीचे लिख दिए और आपके मुकर्रा जो की बुक है उस पर भी लिखे होते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए लिख दिए। तीसरे शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो उम्मत मुस्लिमा की बेटी को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि हर जिहाद अल्लाह के रास्ते में है, कि यानी जो भी जिहाद किया जाता है, एक मुसलमान जो जिहाद करता है उसका सबसे जो बुनियादी मकसद होता है वो अल्लाह ताला की रजा होता है, क्योंकि जब जिहाद किया जाता है तो उसका मकसद ही होता है कि खुदा ताला को राजी करना, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का वजूद ही अल्लाह ताला की खुशनुदी है और जब तक ये वजूद रहेगा इंशाअल्लाह ये जिहाद होता रहेगा। कि हर जो जिहाद है अल्लाह ताला के रास्ते में देते को सफर, कि जब तू जिहाद में थी तो तेरे पास तलवार नहीं थी बल्कि तू जख्मियों को पानी पिला रही थी और बगैर तलवार बगैर तीर कमान के तूने जिहाद में हिस्सा लिया। और ये बहुत बड़ी ताकत है और ये बहुत बड़ी हिम्मत है कि बगैर समान के, बगैर तलवार के, बगैर तीर कमान के तूने जिहाद में हिस्सा लिया। दूसरे शेर में देखे है जसारत आफरीन, कि ये जो तूने बगैर तलवार के तूने जिहाद में हिस्सा लिया है इसके लिए ये बहुत काबिल तारीफ कोशिश है, ऐसी कोशिश कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कोशिश है ये तुम्हारे हिस्से में आई है। अब देखें कि शौक़ शहादत किस तरह है, कि तुझे शहादत का शौक किस तरह है। जिस तरह एक मुसलमान एक मर्द मोमिन को अपनी दुनिया में रहते हुए सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो शहादत की मौत होती है, कि तुझे कितना शौक है शहादत का कि तू बगैर समान बगैर तलवार के आई है, कि तुझे मौत से डर ही नहीं आता बल्कि तूने अपने सीने में ये जो शहादत का जज्बा है वो पाल रखा है। आगे चौथा शेर देखिए, शेर नंबर 4। ये गुले भी इस गुलिस्तान खजा खजा मंजर में थी, ऐसी
ऐसी चिंगारी भी यारा अपनी खाकस्तर में थी। अब इसमें मुश्किल माना देखी कि गुलिस्तान बाग को कहते हैं, गुलिस्तान बाग। खजा आपको पता है कि 4 मौसम होते हैं, मौसम बहार, मौसम गर्मा, मौसम खजा और मौसम सरमा। तो इसमें खजा का जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है खजा, उसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। मंजर नजारे को कहते हैं, नजारा। आगे इसमें देखें कि ऐसी चिंगारी आग के शोला को कहते हैं। खाकसारी का मतलब होता है जल के राख हो जाना। खाकसारी का मतलब है जल कर राख, राख हो जाना, राख होना। अब देखें कि कुली यहां पे मुराद है फातिमा बिन्ते अब्दुल्ला। बिन्ते अब्दुल्ला हर कुली भी इस गुलिस्तान खजा में मंजर में थी। यानी यहाँ पे खराजे तहसीन पेश करते हुए मतलब मुसलमान की बेटी को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये बताना चाहता है कि हर कुली भी इस गुलिस्तान खजा में मंजर में थी। यानी इस गुलिस्तान यानी जहाँ पे मैदान जहाद था, जहाँ पे गुलिस्तान खजा था, वहाँ पे इस कारनामे को सरअंजाम देना किसी आम शख्स की इतनी बड़ी ताकत नहीं हो सकती थी। ये जो ताकत तुझे दी गई थी इस गुलिस्तान खजा में, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से अता करता एक अनायत थी, एक मेहरबानी, एक तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का करम था। आगे ऐसी चिंगारी भी यार अपने खास सारी में कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर एक ऐसी चिंगारी यानी एक ऐसा आग का शोला रखा हुआ था कि अगर दुश्मनाने इस्लाम तुझे हाथ भी लगाते तो वह उनको ऐसी चिंगारी, ऐसी उनको आग लग जानी थी कि जैसे वो राख बन जाते, वो अपने आप को तबाह कर लेते अगर वो आप को हाथ लगाते। तो यहाँ पे यही हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल शेर हमें यही बताना चाहते हैं कि ये जो आग की चिंगारी है, ये जो आग का शोला है, ये ऐसे बनाया गया है कि इससे काफिरों को खासकर कर दिया जाए। आगे पांचवा शेर देखें। अपने सहरा में बहुत आहूं भी पोशीदा है। बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबिदा है। अब इसमें मुश्किल अल्फाज है, उनके
हर लिंक कहते हैं। पोशीदा छुपा हुआ, और बिजलियां आसमान, जब बारिश होती तो उस वक्त जो आसमानी बिजली होती है उसको इस्तेमारी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आसमानी बर्फ इसको कहते हैं। आगे बादल, ख्वाब बेदीदा, सोई हुई, ख्वाब बेदा यानी सोई हुई। अब इस शेर में देखिए कि अपने सहरा में बहुत आबू भी पोशीदा है यानी छुपी हुई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 5वें शेर में फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराजे तहसीन पेश करते हुए वो कह रहे हैं कि अपने सहरा में बहुत आबू अभी पोशीदा है, यानी मुसलमान की बेटी जिस सहरा में तुमने वो जंग लड़ी है वो अभी भी जैसे हिरन सहरा में बैठी होती है और वो छुपी हुई होती है। ऐसे वो इसको इस्तेआरी तौर पर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि लोगों की मदद करना, उम्मत मुसलमान के नौजवानों को पानी पिलाना, उनके जख्मों को देखना ऐसे ही है जैसे एक हिरन करता है कि बिजलियां बरसते हुए बादल में भी ख्वाबेदार थी। यानी ये जो बिजलियां बरक रही थी, ये जो उनकी तलवारें लड़ रही थी, ये ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे वो ख्वाबे गफलत में सोए हुए थे, ये जो अंग्रेज लोग थे। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल जो इसके जो 4-5 शेर रहेंगे इंशाल्लाह उसमें बाद में इंशाल्लाह उसको होगी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मुतलका आपके पास जो ई बुक है उससे भी हेल्प लें इंशाल्लाह। ये आपके लिए सिर्फ इसका पस मंजर ये आपने देखना है कि जो अंदरस में जहाद हुआ था, जो 1911 में हुआ था, जो इटली ने हमला किया था अंदरस पर, तो उस वक्त जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1912 में ये नज़म लिखी थी और इसमें फातिमा बिनते अब्दुल्ला जो थी वो एक उम्मत मुसलमान की नौजवान और अभी टीन एज में थी, अभी वो बालग होने वाली थी कि उसने इस जंग में बिजाते खुद हिस्सा लिया और काफिरों का मुकाबला भी करते रही बगैर तलवार के, बगैर तेज कमान के, और साथ साथ जख्मियों को पानी भी पिलाते रहे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और जो अपनी छुट्टियां जो है उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों आपने इतना एंजॉय नहीं करना, आपने साथ साथ स्टडी को भी फोकस करना है। ये ना कि आपकी स्टडी जो है वो पीछे रह जाए आपकी एंजॉयमेंट की वजह से। अच्छा बच्चों, आज हमने क्लास 10 की जो इंग्लिश है फर्स्ट लेसन जो हमने उसका आगाज़ करना है। मैंने सोचा कि हमने सारा कुछ ये सिलेबस जो क्लियर किया हुआ है इसको दोबारा से है जो रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप सबका जो है वो भला हो जाए, आप सबकी रिवीजन भी हो जाएगी और स्टडी आपकी मज़ीद अच्छी हो जाएगी। तो आज हम फर्स्ट जो 4 पैराग्राफ है फर्स्ट लेसन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इसके 4 पैराग्राफ्स हम पहले पढ़ेंगे और आप लोगों ने इन 4 पैराग्राफ्स के जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनको भी बेटा आपने रिवाइज़ करना है ताकि आपकी ये सारी जो आपके मीनिंग्स हैं वो आपके जहनों में रहें, आपको भूलें ना और इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर में भी आसानी होगी।
आज हम फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक अमली, एक मुकम्मल नमूना है, एन एग्जाम्पल, मिसाल है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, हु वांट टू अटेन गुडनेस, जो हासिल करना चाहते हैं अच्छाई को, पाइटी, तकवा को, एंड सक्सेस, कामयाबी, इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी एज वेल एज सोशल लाइफ, और अपनी समाजी ज़िंदगी में भी। People can seek light from the message and guidance from its life to achieve perfection. लोग जो है वो रहनुमाई और रोशनी हासिल कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज, पैगाम से, एंड गाइडेंस, रहनुमाई से, फ्रॉम हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से, टू अचीव परफेक्शन, तकमील हासिल करने के लिए, इन द मॉरल, अखलाक की, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के दूसरे समाजी मामलात में, शोबों में। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियाज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े आला मयार जो थे वो कायम किए। थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमली मिसाल के ज़रिए, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ताकि इंसान टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के पैरवी करने के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया, दैट नो वन कैन कुड बी मोर जस्ट, कोई भी इतना ज़्यादा अदल इंसाफ वाला, इक्वेबल, मुनसिफ, दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह बुजुर्ग बदर के रसूल से कोई नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, एक जवान, एक नौजवान ताजिर के तौर पर, ही अर्न, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाई, द गुड रेपुटेशन, एक अच्छी शोहरत, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार ताजिर होने के तौर पर, ऑफ एंड बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के तौर पर, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, और एक मुनसिफ और एक जस्ट बिजनेसमैन होने के तौर पर। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों के साथ, लोगों के साथ जो लेन देन वो करते, अच्छा लेन देन करते इंसाफ के ऊपर। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा की तामीर की जा रही थी, इसे तामीर किया जा रहा था, देयर अराउज अ डिस्प्यूट, एक लड़ाई उठ खड़ी हुई, झगड़ा खड़ा हुआ अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हिजर असवद के मामले पर। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज द मोस्ट इक्विपमेंट प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर असवद नस्ब करने के लिए नहायत मुनसिफाना तजवीज़ पेश की। दिस प्लेस्ड एवरीवन एंड सेव्ड देम फ्रॉम ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और इस तजवीज़ ने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें कबायली लड़ाई से बचा लिया। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना रियासत के सरबरा होने के तौर पर, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम केसेस का फैसला फरमाया विद जस्टिस, इंसाफ से, एंड इक्विटी, बराबरी से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, बिलिहाज कलर के, क्रीड, नस्ल, मजहब के और रेस या नस्ल के। वंस अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक मरतबा एक कुरैश की औरत ने चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई। सम पीपल वांटेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट, कुछ लोग जो उसे बचाना चाहते थे सजा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, ताकि कुरैश खानदान की इज्जत को बचाया जा सके। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा टू इंटरसीड, के वो सिफारिश करें, दरख्वास्त करें ऑन हर बिहाफ, उसकी तरफ से। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि फर्गिव हर, उसे माफ़ कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुस्से से कहा, बनी इसराइल वाज रुइंड, बनी इसराइल के लोग इसी वजह से तबाह हो गए, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से। दे अप्लाइड लॉ, उन्होंने कानून को नाफिज किया, टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीर लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें माफ़ कर दिया।
During the sermon, an Ansari saying some men from the tribe of Banu Thalba, उस खुतबे के दौरान एक इंसारी देख रहा था इसमें इन मामलात को। some men from the tribe of Banu Thalba, उसने देखा कि कुछ आदमी बनु थलबा से जो थे वो बैठे हुए थे। थलबा सिटिंग देयर, वहाँ पर stood up and pointed towards them and said, वो वहाँ खड़ा हुआ और उन्हें उनकी तरफ इशारा किया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, their ancestors killed a member of our family, इनके बाप अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फर्द को मारा है, कत्ल किया है। we appeal to you to get one of them hanged in exchange for that, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि उसके बदले में इनमें से एक को फांसी लगवाएं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर, कि बाप का बदला कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। तो बच्चों ये हमारे थे 4 फर्स्ट पैराग्राफ थे जो आपको मैंने इसकी ट्रांसलेशन करवाई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। पहले भी आप लोगों ने ये 4 पैराग्राफ्स पढ़े हुए हैं। इन 4 पैराग्राफ्स को आपने अच्छी तरह से घर में भी आपने रीड करना है, उसको याद करना है, और इनके जो 4 पैराग्राफ के जो वर्ड्स मीनिंग है उनको भी बच्चों आपने अच्छी तरह से याद करना है, ताकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर कोई मीनिंग पूछा जाए तो उसका आपको मीनिंग जो है वो प्रॉपरली आता हो। तो इसके बाद हम जो है वो हम बी पेपर शुरू करेंगे। अब बच्चों अब हम नरेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। नरेशन आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, बी पार्ट में, बी पेपर में। तो नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने पहले सारा उसका किया हुआ, कवर किया हुआ सिलेबस सारा। अब दोबारा मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, और ये ना हो कि आपको इसमें किसी बात की समझना है। अच्छा, तो सब हम इसमें से शुरू करते हैं। इसमें आपको यहाँ से यहाँ कोमे तक जो स्पीच नजर आ रही है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारे बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है कि जो फर्स्ट स्पीच है कोमे तक है, कोमे इसका मतलब ये रिपोर्ट हो रही है, रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई। जैसे कि कोमा है, कोमे से हमें पता लगता है जिसके एंड पे कोमा होता है उसको हम इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। वो हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जो जुमला है सेंटेंस है वो पूरा नहीं होता। और इसमें इंटरवल रिपोर्ट, जिस सेंटेंस के एंड पे कोमा होगा उसमें इंटरवल होगा। और रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए कहते हैं कि इसमें आपको आईएनजी जो है वो नजर आ रहा है। आईएनजी जो है वो आपको आता है कॉन्टिन्यूअस में, और जिसका मतलब होता है जारी। इसका मतलब है कि जहां तक कोमे तक जो हमने लिखा है ये सेट टू मी, ये बात जो है वो जारी है, अभी खत्म नहीं हुई। इस वजह से हम उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको स्पीच नजर आ रही है उसमें लिखा है यू आर लकी। तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो स्पीच क्लोज है तो उसको बच्चों हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इसका एंड जो है वो ईडी पर है, और ईडी जो है वो आपके पास टेंस में आता है, पास इंडेफिनिट और पास कॉन्टिन्यूअस में। उसका मतलब जब हम रिपोर्टेड हो जाती है तो आपकी जो स्पीच है वो फिर इनकम्प्लीट नहीं रहती, वो कंप्लीट हो जाती है। ये जुमला जो ऊपर लिखा हुआ है ये डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो हम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ही सेड टू पे के बाद कोमा है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है इंप्रेशन। इंप्रेशन है बच्चों तासुर। तासुर से मुराद है आपका किसी के दिल में तासुर डाल देना, इंप्रेशन डाल देना। तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें हम इसको डायलॉग भी कहते हैं। जब आप किसी के इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, जो तासुर क्रिएट करते हैं, अगर आप एक सेंटेंस को जैसे कि ही सेड टू मी आप इसको रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, उसका मतलब है कि आपने किसी के अंदर के दिल में इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। जब आप बोलते हैं कि वो लकी, तो जो इंप्रेशन आपने क्रिएट किया था, जो आपने किसी के दिल में क्यूरियोसिटी की होती है, वो डायलॉग की वजह से वो वैनिश हो जाती है। अब इसमें उसके बाद जो है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में हम हमेशा सिर्फ सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब आप देखें इसमें मैंने लिखा है रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच मैंने यहाँ इधर लिखी हुई है। अब इसमें देखना क्या है, हमने सिर्फ क्या देखना है सब्जेक्ट को, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो है आपका ही और ऑब्जेक्ट जो है वो है वी। ये आपको दोनों जो है रिपोर्टिंग स्पीच में मिल जाएंगे। उसके बाद है जी रिपोर्टेड स्पीच, कि जब के रिपोर्टेड स्पीच में हम हमेशा सिर्फ पर्सन्स को देखते हैं। इसमें हम सिर्फ पर्सन्स को देखें। अब रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे है, ये है यू आर लकी, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें हमने देखना क्या है, रिपोर्टिंग में हमने पर्सन्स को, अब यहाँ पे पर्सन को देखना है। इसमें जो पर्सन है वो है यू, और यू जो है बच्चों आपको पता है वो सेकंड पर्सन है। ये हमने यहाँ पे इन चीजों को देखना है। अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो है चेंजिंग इनटू पर्सन्स। पर्सन्स में तब्दीलियां यहाँ पर होंगी, तो कैसे होंगी, हमारे पास जो आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। आई और वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होते हैं, चेंज इनटू सब्जेक्ट, चेंज इनटू सब्जेक्ट। और इसमें जो यू है वो है आपका बच्चों सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये बच्चों आपका जो है वो ऑब्जेक्ट में हम इसे चेंज कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। और जो हमारे पास थर्ड पर्सन है, ही, शी, दे, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन जो है बच्चों को चेंज नहीं होते, एज इट इज ऐसे ही रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उनको लिखते हैं नो चेंज। तो ये ही, शी, दे जो भी है यहाँ पर जो अगर थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होंगे, तो हम जो चेंज नहीं करते। अब मैं आपको जो हमने जुमला जो ऊपर लिखा हुआ है सेट टू बी और लकी, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप इसको गौर से देखना है कि यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं इस जुमले को हल करता हूँ। अच्छा बेटा, जब आपने इस जुमले को हल करना है तो इसमें जो आपको सेट टू नजर आ रहा है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सेट टू जो होगा आपने उसको चेंज कर देना है टोल्ड में। उसके बाद आपको कोमा और ये इन्वर्टेड कोमास नजर आ रहे हैं। जब हम इन्हें चेंज करेंगे तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो होंगे वो आपके दैट में चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच में आर नजर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एंड, आर। तो ये दोनों तीनों जो है वो चेंज हो जाएंगे वॉज में और वर्ब में। इज एंड आर जो है बच्चों वो है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स। वॉज वर्ब जो है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इज एंड आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब में ये चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो ही एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। और सेट टू जो है वो सेट टू चेंज इनटू टोल्ड, तो आपने इसको लिख देना है टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह पे आ जाएगा बच्चों दैट। अब यहाँ पे है यू सेकंड पर्सन। अब हमने बच्चों इसको हमें चेंज करना है और आपको पता है यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से यू को ऑब्जेक्ट में ले गए और इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर जो यू की जो पोजीशन है हमने पहले वो देखनी है, वो है सब्जेक्टिव। अब देखिए यू की यहाँ पर जो पोजीशन सब्जेक्टिव है और मी की यहाँ पर जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है कि ये दोनों केसेस जो है वो इक्वल नहीं है, वो बराबर नहीं है। हमने क्या करना है, हमने इन केसेस को इक्वल करना है, बराबर करना है। किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी बच्चों पोजीशन होगी वही पोजीशन जो है हमने यहाँ से बी में से लेनी है। अब रिपोर्टेड में कौन सी पोजीशन है, सब्जेक्टिव पोजीशन है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से भी सेम सब्जेक्टिव पोजीशन लेंगे और वो इस तरह की सेम पोजीशन कौन सी होगी बी में से, वो होगी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो पोजीशन है अब ये सेम है। अब ऊपर भी सब्जेक्ट है और नीचे भी सब्जेक्ट है। हमने क्या किया कि हमने यू की जगह पर मी को नहीं लिखा, हमने मी के सब्जेक्ट जो केस था, जो सब्जेक्टिव केस था मी का, उसको हमने यहाँ लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो केसेस हैं वो बराबर हो जाए, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट हो जाए। उसके बाद इज एम आर है, तो इज एम आर चेंज इनटू वाज और वर। तो अब इसका मतलब है आई के साथ हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बाय के साथ वाज, आई वाज लिखेंगे। इसका मतलब हुआ ये आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों एक और मैं जुमला आपको बताता हूं, she said to me I am lucky। ये आपको मैं पर्सन समझा रहा हूँ, पर्सन का यूज सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, अगर आई आ जाए तो आई विल फर्स्ट पर्सन में किस में चेंज होगा। तो इसमें she said to me, said चेंज हो जाएगा बच्चों आपका told में, तो आपने इसको लिख देना है she told me, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा की जगह पे आ जाएगा that I is first person और first person change into subject। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये इसकी जो पोजीशन है वो सब्जेक्टिव है और she की पोजीशन भी सब्जेक्टिव है। इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट वाइज जो है वो इक्वल है। लेकिन हमने एक और चीज देखनी है कि आया के वो प्लूरल है, यहाँ के वो सिंगुलर है। इसका मतलब वो है यहाँ पर सिंगुलर और she भी जो है वो भी है यहाँ पर सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि these both cases are equal by every inch। ये दोनों जो केसेस हैं वो हर लिहाज से बराबर है। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो हमने क्या किया, आई की जगह पर हमने लिख दिया यहाँ पर she को, और is and are change into was पर, तो present continuous change into past continuous, तो she के साथ according to she, according to subject आएगा helping verb was। she was lucky, she was lucky। एक और जिसका सेंटेंस को कहते हैं he said to her she is lucky, she is lucky। ये जुमला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पर्सन्स की समझ आ जाए और इज एंड आर की चेंजिंग भी आपकी समझ में आ जाए। अब he said to change into told, he told her, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह पे आ जाएगा बच्चों दैट, और she क्या है, she थर्ड पर्सन है जो मैंने आपको बताया था, he she it और they जो है वो थर्ड पर्सन है और नो चेंज, चेंज नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं एज इट इज। हम इसको यहाँ लिख देंगे और इज एम आर चेंज इनटू वाज पर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट she है, तो वाज पर में से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लिखेंगे वो आ जाएगा was, she was lucky। तो यहाँ पर आपने बच्चों देखा कि जो इस था हमने उसको भी was में कन्वर्ट कर दिया, हमने टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया, और यहाँ पे देखें is भी, am भी और are भी, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स is, am, are हमने चेंज कर दिए was वर्ब में। यहाँ पे तीनों जगह पे was आया, तीनों सेंटेंस में क्यों आया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब was ही आ रहा था। अगर यहाँ पर she की जगह पे they, you या भी होता तो फिर यहाँ पर वर्ब होता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, इस वजह से यहाँ पर was लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो चेंजेस हैं ये आपको ये एक इसके अलावा आपको बता दूं, इसके अलावा जो चेंजेस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा रिपोर्टिंग में, जो चेंजेस होंगी रिपोर्टिंग स्पीच में। Changing into reported speech, changing into reported speech। अब आपने देखा कि इसमें जो is, am, are, is, am, are थे वो हमने चेंज कर दिए थे was में और
वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में। अब इज एम आर जो है वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब्स, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर, और हम इसको चेंज कर दिया वॉज वर्ब में जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर चेंज टू वॉज वर्ब। अगर जब हमने इज एम आर आया तो हमने उसको चेंज कर दिया वॉज वर्ब में, अगर वो इज एम आर की जगह पे वॉज वर्ब आ जाए तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, वॉज और वर्ब चेंज इनटू हैड बीन। हम इसको चेंज कर देंगे हैड बीन में। वॉज वर्ब आपको पता है कि कौन से टेंस में आती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और हैड बीन जो है वो जो आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अगर यहां पर आपको हैवी वर्ब आ जाए हैज या फिर हैव, तो हम और इसके साथ आपको पता है कि बच्चों थर्ड फॉर्म भी होती है वर्ब की, और हैज और हैव दोनों होंगे, दोनों में से कोई भी हो, हैज हो हैव हो, दोनों चेंज हो जाएंगे हैड में, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एज इट इज ऐसे ही इनके साथ रहेगी। इसका मतलब हैज और हैव जो है वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आती है पास्ट परफेक्ट में, वो आती है बच्चों पास्ट परफेक्ट में आती है। और अब इसके अलावा जो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आती है, और पास्ट और सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनाइट में, पास्ट इंडेफिनाइट में आती है। उसके बाद अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, उसको हमने कन्वर्ट कर देना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर यहाँ पर आ जाए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने उसको हैड में ही रखना है, इसमें चेंजिंग नहीं करनी, हैड ही रहेगा, नो चेंज, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से बच्चों आपने जो तब्दीलियां हैं वो आपने इसमें करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर विल हो तो विल चेंज इनटू वुड, और विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और वुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद बच्चों आपको पता है कि वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसके बाद आपने देखना है शैल चेंज इनटू शुड, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म दोनों के बाद, और फिर कैन चेंज इनटू कुड, और उसके बाद फिर मे चेंज इनटू माइट। अच्छा बच्चों, इसके अलावा जो है वो और भी जो है तब्दीलियां हैं, इसके अलावा वो भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी मैं आपको करवा दूंगा, वो भी लिखवा दूंगा। ऑलरेडी आपके पास ये सारी चेंजेस जो है वो हैं लिखी हुई है आपके रजिस्टर में, लेकिन उसके बाद इसके अलावा भी मैं आपको जो रिवाइज है वो मैं करवा दूंगा, ताकि आपको एक बार फिर से गो थ्रू हो जाए, आप उसको याद कर लें, इनको देख लें, ताकि आपके चेंजेस जो है नरेशन में आपको पता है चेंजेस अहम होती हैं। अगर किसी को चेंजेस आती हैं तो इसका मतलब उसको सारी नरेशन आती है। तो आपने इन चेंजेस के ऊपर फोकस करना है और घर में पढ़ना है। अगर कोई मसला हो, किसी किस्म का अगर समझ नहीं आई तो आप टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।